हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ अवंतिका में। इस वीडियो में आपकी एनसीईआरटी बुक के साथ मेरे नोट्स अटैच्ड हैं, जिससे आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। नोट्स के साथ मैंने मैप भी अटैच किया है, तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट इंडिया बुक 1 का सेकेंड चैप्टर यानी थीम 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स कौन सा पीरियड? 600 BC टू 600 CE। पिछले चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो 2600 BC टू 1900 BC का पीरियड था। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऋग्वैदिक पीरियड, जिससे हमने एंड किया था चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे 600 BC, जो नए टाउन रूरल एरिया में या नए जो सिस्टम सोशल सिस्टम आ रहा था उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे आने वाले जो तीनों थीम्स है, थीम 2, थीम 3 एंड थीम 4, दे विल डील इन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेम एरा। ये 1200 साल का जो इतिहास है, 1200 ईयर्स का, 600 BC टू 600 CE, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा टू कॉमन एरा। इसमें थीम 2 में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद आगे थीम 3 में हम सोसाइटी पढ़ेंगे उस समय की, उस पीरियड की। और थीम 4 में हम रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे इस सेम पीरियड का। सो बाय एंड लार्ज पूरा जो 3 चैप्टर है वो एक तरह से सिस्टमैटिक 1 by 1 है, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस। सो लेट अस बिगिन विद किंग्स, फार्मर एंड टाउन। किंग, फार्मर एंड टाउन, अगेन चैप्टर शुरू करने से पहले इसके टॉपिक को समझ लेते हैं। किंग का इसमें किंग वर्ड का मतलब पहले जान लेते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। किंग से हम रिलेट करेंगे दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को। एक तो हम संघ और जन के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम एम्पायर सिस्टम या जो आपका एम्परर सिस्टम था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फार्मर्स। फार्मर्स का मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। उस समय कौन कौन से तरीक़ों से इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता था, डेवलप किया जाता था। और फिर आता है टाउन्स। अगेन टाइप ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। जो मैंने आपको पॉलिटिकल सिस्टम का था वो तो टाइप ऑफ स्टेट्स कौन से थे? जनास थे, संघास थे और किंगडम्स थे, यानी एम्पायर थे। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसको समझने से पहले एक बार हम पिछले चैप्टर का जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसको रिपीट कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू द 1000 to 1500 ईयर्स इन बिटवीन द टू पीरियड्स कौन सा? हड़प्पा और जो अभी पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बीच में क्या हुआ पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट? लेट अस स्टडी इन लिटिल डिटेल। There were several reasons why we called this period Rigvedic period. Rig Veda was written, compiled in this period along Indus river and its tributaries. उस ज़माने में ऋग वेद को 600 उस समय कंपाइल किया गया था। इनफैक्ट उसको रिसाइट भी किया गया था, कंपाइलेशन बाद में शुरू हुई थी। बट देन फॉर आर let us try to find out the reasons why this period was called Rigvedic period. There were several reasons. First was Rigved was written and compiled in this period along Indus river and its tributary. Indus river यानी सिंधु नदी के आसपास ऋग्वेद की रचना हुई थी। Second was new types of burials, that is megaliths were adopted. Disposal of dead का जो सिस्टम था वो मेगालिथ के द्वारा होता था, और मेगालिथ उसको में फिक्स किया जाता था। और ये कहाँ होता था? सेंट्रल और साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया गया है। थर्ड रीज़न वाई वी कॉल दिस पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड इज़ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट एमर्ज्ड। कर्नाटका और डेक्कन प्लेटो और डाउन साउथ के एरिया में लोगों ने प्रॉपर एग्रीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके बाद एक और रीज़न है यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड नियर बेरियल्स। जितने भी बेरियल्स थे उसके पास हमें आयरन के वेपन्स और टूल्स मिले हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए। हड़प्पन एज वाज नॉट आयरन एज, इट वाज कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इट वाज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। और उस समय कॉपर का यूज़ होता था, ब्रॉन्ज का यूज़ होता था। इस समय आयरन का यूज़, पहली बार आयरन यूज़ होने लगा, यानी लोहे का प्रयोग होने लगा। सो दिस इज़ हाउ वी कम टू नो दैट वाई द पीरियड बिटवीन हड़प्पा एंड द पीरियड विच वी आर गोइंग टू स्टडी, उसके बीच के पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है। Now coming to the period under consideration, that is 600 BC to 600 CE। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के टाइम को। वो 1200 ईयर का हिस्ट्री
जो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है. Time and again we will be repeating this 600 BCE to 600 CE. What happened during this time? सबसे पहले हमें देखना है कि इस पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी जो शायद पहले नहीं हुई थी, या हुई भी तो अलग तरीके से हुई थी. तो many developments took place. What were the developments? Establishment of states, empires and kingdoms. पहली बार स्टेट्स एमर्ज हुए थे, पहली बार एम्पायर्स यानी साम्राज्य और किंगडम यानी राजशाही ये सब सामने आए थे. देवर एस्टैब्लिश्ड. सेकेंड वॉज न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. आयरन टूल्स था तो नेचुरली थोड़ा फाइन टेक्नोलॉजी हुआ होगा, तो उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो तरीके थे वो और उभर के आए और आगे बढ़े, डेवलप हुए. एंड थर्ड वॉज न्यू टाउन्स अपीयर्ड. So the three major developments that took place during this period was establishment of states and empires and kingdoms, new ways of agricultural production and new towns appeared. अब एक और क्वेश्चन यहाँ आता है, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस डेवलपमेंट. हमें कैसे पता चलता है कि ये 3 डेवलपमेंट हुए थे, किंगडम्स आए थे, एम्पायर्स आए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था, न्यू टाउन्स आए थे, हमें कैसे पता चलता है. तो लेट अस लुक इनटू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें सोर्स देखना है, कहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती है. इसमें हम 4 तरीके के सोर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे मेजर जो है वो है इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. इंस्क्रिप्शन क्या था? दे वर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, मेटल एंड पॉटरी. लिखाई जो थी, इंस्क्रिप्शन जो लिखा जाने लगा, वो एनग्रेव कहाँ होता था? स्टोन्स पे करवाते थे जो राजा थे या जो एम्परर्स थे. उसके बाद मेटल्स पे होता था और पॉटरीज पे होता था. सेकेंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री वॉज टेक्स्ट. टेक्स्ट यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सांस्कृतिक टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट. ये 3 चीज़ें जो थी जो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बनी. इस पीरियड के बारे में रिटन प्रूफ हमें मिला है. देन थर्ड वॉज कॉइन्स. कॉइन्स कौन से? गोल्ड कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड. फॉर एग्जाम्पल गुप्ताज एंड कुशान्स, इनके सबसे फेमस गोल्ड कॉइन्स इस ज़माने में मिले हैं हमें, जिससे पता चलता है कि इस समय जो ट्रेड था उसका ट्रांजैक्शन करेंसी में या कॉइन्स में होता था. मनी हैड स्टार्टेड प्लेइंग अ मेजर रोल इन ट्रेड ट्रांजैक्शन. उसके बाद फोर्थ था विजुअल मटेरियल्स. विजुअल मटेरियल्स क्या था? स्तूपास, टेम्पल्स, पॉटरी एंड अदर मटेरियल, जो दिखाई देता था अदर देन व्हाट वाज रिटन. इंस्क्रिप्शन क्या था? सारा रिटन मटेरियल था, जो लिखा हुआ हमें मिला है. और विजुअल मटेरियल क्या था? जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, या जो पॉटरी वो लोग चीज़ें यूज़ करते थे, वो चीज़ें, उनका जो हमें एविडेंस मिला है उसको हम विजुअल मटेरियल कहेंगे. जैसे स्तूपास, बुद्धिस्ट स्तूपास थे, फिर टेम्पल्स थे, फिर पॉटरीज और अदर मटेरियल्स जो उनके यूज़ की थी. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम 1 एंड थीम 2. थीम 1 को समझने के लिए हमने अपना जितना भी स्टडी था वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे रखा था. क्यों? क्योंकि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो अनडेसिफर्ड थी. तो हम क्या लिखा हुआ था उससे ज़्यादा हमने क्या वहाँ से हमें मटेरियल मिला था, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी फाइंडिंग्स को शेप दिया था. लेकिन अभी जो थीम 2 है, ये पूरा जो है वो मैक्सिमम इट इज़ बेस्ड ऑन एपिग्राफिक फाइंडिंग. एपिग्राफिक फाइंडिंग मतलब रीडिंग ऑफ स्क्रिप्ट. जितने भी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट, सांस्कृतिक और जैन स्क्रिप्ट्स जो मिले हैं, उसको पढ़ के इस पूरे पीरियड के बारे में जितने भी हिस्टोरियंस थे या जो एपिग्राफिस्ट थे, जो इंस्क्रिप्शन पढ़ने के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने इसको पता किया था. और हमने डिस्कस भी किया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो था, जो गंगा वैली एक्चुअली एक्सकेवेट कर रहा था या उसके बारे में पढ़ रहा था, तो वो दिस इज व्हाट ही वाज स्टडिंग. ही वाज रीडिंग दीज इंस्क्रिप्शंस. ही वाज एन एपिग्राफिस्ट. तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए 2 स्क्रिप्ट्स मिली हैं इस पीरियड में, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी. और इन दोनों को पढ़ने के लिए there was a scholar और an epigraphist whose name was जेम्स प्रिंसेप. जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके मिंट के वो ऑफिसर थे और लैंग्वेज एक्सपर्ट थे. तो उस पीरियड के जो लैंग्वेजेस थे, प्राकृत, पाली और संस्कृत एंड तमिल,
इसके बारे में उन्होंने जाना और ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को उन्होंने डेसिफर किया या उसको पढ़ा. एंड देन व्हाट वाज हिज फाइंडिंग? व्हाट डिड जेम्स प्रिंसेप फाइंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस? उनको क्या क्या मिला? उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें एक अ किंग हुज नेम वाज पियादासी, and also somewhere else he saw this same name for a king called Ashok, which was mentioned again and again. बार बार उन्हें जितने भी इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे उसमें एक दो नाम आ रहे थे, एक अशोक और एक पियादासी. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दोनों नेम जो है वो एक ही पर्सन के या एक ही किंग के हैं. सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या फाइंड आउट की? द सेम नेम वॉज मैंशनड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एज किंग अशोका. तो ये जो पियादासी था ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी अशोका के नाम से था. तो उससे उन्होंने कंक्लूड किया. व्हाट डिड जेम्स प्रिंसेप एंड अदर यूरोपियंस एंड इंडियन हिस्टोरियन कंक्लूड फ्रॉम दिस फाइंडिंग? ये दो चीज़ों को पढ़ने के बाद जेम्स प्रिंसेप और बाकी जितने यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन हिस्टोरियंस थे इन्होंने क्या कंक्लूड किया? इन्होंने चार चीज़ें कंक्लूड की. पहला, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्लरिश्ड बिटवीन 600 BC to 600 CE. Economic history of India, which again flourished between the same period. Then there were social developments happening in this period, and there was a connection among these three which was very complicated. तो उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग थी उसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि इस पूरे पीरियड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, उससे रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट था, और इन तीनों के बीच में मेजर कनेक्शन था जो कि पूरे सोसाइटी को के रिलेशंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था. तो दीज थिंग्स वर कंक्लूडेड बाय ऑल दीज पीपल. अब इसके आगे, बिफोर वी मूव फर्दर, आगे पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं डिटेल में. जो वर्ड हम इंस्क्रिप्शन बार बार पढ़ रहे हैं, इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड, इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन द टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन वर रेड बाय पीपल लाइक जेम्स प्रिंसेप. तो व्हाट वाज दिस इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, दैट इज स्टोन, मेटल एंड पॉटरी. और इसमें क्या एनग्रेव किया हुआ था? ये राइटिंग जो थी पत्थरों पे थी, मेटल्स पे थी, और पॉटरी जो उनके यूज़ की चीज़ें थी उसके ऊपर थी. इसमें क्या था? द रिकॉर्डिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ दोज हु मेड देम. फॉर एग्जाम्पल अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो आपको दिल्ली में भी मिलेगा, जैसे आपके और कई जगहों पे, इंडिया में कई जगहों पे मिलेगा आपको. तो खैर, बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द अशोकाज इंस्क्रिप्शन. अशोका इंस्क्रिप्शन जो उनके अचीवमेंट थे, जो वो ऑफिशियल ऑर्डर्स पास करते थे, इन सब के बारे में वो लिखवाते थे. तो बेसिकली जो किंग होते थे, राजा होते थे, वो अपनी तरफ से इन चीज़ों को लिखवाया करते थे एज एन ऑफिशियल ऑर्डर और एज देयर अचीवमेंट और एनी रिलीजियस पर्पस. तो इनके लिए जो चीज़ें लिखवाते थे उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था. और सेकंड चीज़ क्या थी? रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन बाय मेन एंड वीमेन. रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन क्या था? जितने भी मॉन्यूमेंट्स के लिए या टेम्पल्स के लिए ये लोग जो दान देते थे उसके बारे में भी ये रिकॉर्ड करते थे उनके स्टोन्स पे, मेटल पे. उसके बाद इसका सबसे मेजर फीचर क्या है, यूनिक फीचर, कि दे आर परमानेंट रिकॉर्ड्स विद डेट्स. ये क्या करते थे? स्टोन्स पे और मेटल्स पे जो भी एनग्रेव कराते थे वो कभी ख़राब तो हो नहीं सकता, तो दे बिकेम परमानेंट रिकॉर्ड्स. और उसमें सबसे स्पेशली चीज एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें डेट्स वो डालते थे. सो इट मेक्स देम अ परमानेंट रिकॉर्ड विथ डेट्स. नाउ अनदर क्वेश्चन एमर्ज हियर, हाउ आर द टाइम पीरियड ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडरस्टूड? अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पीरियड का है? इसके भी दो तरीके हैं. पहला, बाई द डेट्स रिटन ऑन देम, स्ट्रेट अवे जो डेट लिखा हुआ है उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा. सेकेंड, बाई द स्टाइल ऑफ राइटिंग. जिस एक पर्टिकुलर एक खास ज़माने में एक खास तरीके से लिखाई होती थी, उससे पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन और दिस रिकॉर्ड इज it belongs to a particular period. That is style of writing, that is paleography. Now one mark question यहाँ आ जाता है. एक आप inscription पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका. एक paleography. What is paleography? The style of writing is called paleography. And what is inscription? Writings engraved on hard surface, they are called inscription. और बाकी आपके जो बुक में है उसको भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं. Then examples of inscriptions देख लेते हैं. Example of inscription था प्राकृत, विच वॉज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल. एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसमें लैंग्वेज हम करेंगे, प्राकृत दैट वॉज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, एंड पाली, संस्कृत एंड तमिल विच वॉज यूज
बाय अदर पीपल। उसके बाद सम मोर लैंग्वेजेस दैट वर स्पोकन बट दे वर नॉट रिटन। बहुत सारी और भाषाएं मिली हैं जिनको सिर्फ बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता था, उनका रिटन नहीं है। सो प्राकृत विच वॉज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड आरामाइक एंड ग्रीक वर रिटन इन खरोष्टी। ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। खरोष्टी कहाँ मिला है हमें? अफगानिस्तान में। अब इतना डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का, इसके टॉपिक के बारे में हमने समझ लिया, उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद हमने इंस्क्रिप्शन क्या था, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले क्या देखा था, क्या कंक्लूड किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल मूव ऑन विद द केस स्टडी। केस स्टडी में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इस पीरियड के बारे में, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 600 CE। ये हमारी केस स्टडी होगी इस चैप्टर की। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपदास, और उसके बारे में जो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास के बारे में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है मेन, जो सबसे पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल जनपदा जो था, महाजनपदा था, उसका था नाम मगध। मगध कौन सा? आज जो बिहार है। उसके बाद वाई मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदास, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एम्पायर्स एंड ओलिगार्कीज के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, यानी जब हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे उसके बाद ओलिगार्कीज या उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो आएगा हमारा, उसमें हम चीफ्टन्स के बारे में, जो एम्पायर्स नहीं थे इंडिया में, जो बाकी जो किंगडम जो एम्पायर्स नहीं थे वो क्या थे, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये मेंशन कर लेते हैं अबाउट महाजनपदास एंड अबाउट द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। नाउ हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज, और ये सेम क्वेश्चन आपको लास्ट चैप्टर में रिलेटेड टू रिलीजन एंड कल्चर भी इमर्ज होगा वो क्वेश्चन। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। 6th century BCE दैट इज 600 BC इज रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। गिव रीजंस व्हाई। इसमें पॉलिटिकल रीजन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज राइज ऑफ महाजनपदास। उसके पहले हम कर लेते हैं। देर आर नॉट लेस देन 9 रीजन्स। सबसे पहले न्यू स्टेट्स दैट इज महाजनपदास, 6 मेजर केम अप। सेकेंड, वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? यूज ऑफ आयरन, पहली बार लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था। उसके बाद थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज दैट नाउ ट्रेड इन्वॉल्व इन करेंसी। पहले क्या था? हड़प्पा में हमने क्या पढ़ा था? बार्टर सिस्टम। एक चीज़ ये लोग ट्रेड करते थे, दूसरी चीज़ वापस लाते थे उसके बदले में। लेकिन यहाँ क्या था? डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, यू आर पेइंग कॉइन्स फॉर ट्रांजैक्शन। उसके बाद फोर्थ मेजर रीज़न क्या था इसको टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए 6th century BC को? ग्रोथ ऑफ न्यू थॉट प्रोसेस। ये आपको लास्ट चैप्टर में डिटेल में मिलेगा। न्यू थॉट प्रोसेस क्या था? बुद्धिज़्म का एमर्जेंस हुआ था, जैनिज़्म का। ये दो चीज़ें जो आई थी अदर देन सांस्कृतिक और ब्राह्मणिकल कल्चर, ये दो जो थॉट प्रोसेस थे ये आए थे, इसके बारे में इसका ग्रोथ हुआ था। उसके बाद फिफ्थ में हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास दैट इज़ जो 16 महाजनपदास, उसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम मेंशन कर लेते हैं। दैट वाज मगध, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। एंड वाई वी थिंक दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास? बिकॉज इन्हीं के नाम बार बार जब हम रीड कर रहे होते हैं चैप्टर, या हम जब ये हिस्ट्री रीड कर रहे होते हैं इस पीरियड की, तो इन्हीं के बार बार इन्हीं के नाम रिपीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या था? न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था? करेंसी यूज़ होने लगी थी, नए तरीके से लोग सामान खरीदने बेचने लगे थे। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी, आर्मी एंड मिलिशिया। 3 चीज़ों का इमरजेंस हुआ। एक तो ब्यूरोक्रेसी दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किस तरह से एम्पायर को चलाना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बनी। उसके बाद सेकंड था आर्मी, जो कि एम्परर्स के पास ट्रेंड आर्मी, दे स्टार्टेड कीपिंग ट्रेंड आर्मी विद देम। उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता था, हाथी का, लोहे के वेपन्स का और चीज़ों का। और जहाँ पे ट्रेंड आर्मी नहीं थी, वहाँ जो पेजेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं थे, वो
जब वॉर का टाइम होता तो मिलिशिया के रूप में, एक प्रेजेंट आर्मी के रूप में दे यूज टू गो आउट एंड फाइट। बट दैट डिड नॉट हैपन इन एम्पायर्स। एम्पायर्स में ट्रेंड आर्मी होती थी। फिर एक नेक्स्ट रीजन है, ब्राह्मणाज रोट धर्मशास्त्रास धर्मसूत्रास। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या था? मेंशनिंग रूल्स फॉर किंग्स एंड अदर्स। पूरे जो गवर्नर, ये आपके सोशल सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इट वॉज अ लॉ बुक विच इज कॉल्ड मनुस्मृति। तो प्रॉपर ब्राह्मणाज ने बैठ के सोसाइटी कैसे चलेगी उसके लिए धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास लिखना शुरू किया। उसके बाद एक और रीज़न है जिस वजह से 6th सेंचुरी BC जो है वो टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। मतलब टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब? टर्निंग पॉइंट का मतलब समथिंग न्यू हैपेंड। उसके बाद से लोगों ने उसको नए एंगल से उस एरा को देखना शुरू किया। तो 9th रीज़न क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें 2 पार्ट है। पहला, किंग्स कलेक्टेड टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेड्स एंड आर्टिजन। यानी राजा जो एम्परर थे, उन्होंने अपने किंगडम को या अपने एम्पायर को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस लेना शुरू किया। और टैक्सेस किससे लेते थे? कल्टिवेटर से यानी किसानों से, ट्रेडर से यानी मर्चेंट से जो व्यापारी होते थे, और आर्टिजन से जो क्राफ्ट का काम करते थे, जो सामान बनाते थे। उसके बाद सेकंड इसमें बी पार्ट है, रेड्स और इन्वेजन और नेबरिंग स्टेट फॉर मनी वॉज लेजिटिमेट। इससे भी पूरा नहीं, टैक्स कलेक्शन से नहीं पूरा पड़ता था, तो ये राजा जो थे ये दूसरे राज्यों में जाके उनके ऊपर चढ़ाई करते थे या इन्वेड करते थे और उनको लूट के लाते थे। और उसको उस ज़माने में लेजिटिमेट इसलिए माना जाता था क्योंकि दैट वाज अ वे ऑफ कलेक्टिंग मोर वेल्थ। तो एक तरह से वो आगे आप पढ़ेंगे राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जिसको प्रॉपर इसीलिए किया जाता था ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को अपने किंगडम के या अपने एम्पायर के अंडर में इंक्लूड किया जा सके, उसको उस पर जोड़ा जा सके। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेट्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेट होती है, तो उस ज़माने में कौन से 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स या 2 तरह के जो देश या राज्य उसमें या किंगडम उस समय बने? पहले थे महाजनपदास, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि 16 महाजनपदास थे। और दूसरा था गण और संघ, दैट इज ओलिगार्की, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ रूल करते थे। तो महाजनपदास का पहले थोड़ा फीचर देख लेते हैं। इट वाज रूल्ड बाय एम्परर, उस राजा उसका मेन हेड होता था। एग्जाम्पल है मगध। मगध में अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे, महापद्मनंद थे। इन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें अशोका पीरियड के बारे, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और गणा और संगा कौन थे? इट वॉज रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको राजा कहा जाता था। एक नहीं, कुछ लोग मिलके, सेवरल पीपल, कुछ लोग मिलके एक साथ रूल करते थे स्टेट को, जिनको अलग अलग, जिनको सबको राजा कहा जाता था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुद्ध और महावीर जो थे, जिन्होंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का शुरुआत की थी। ये लोग ओलिगार्की को बिलोंग करते थे, यानी गणा और संघ, गण या संघ जिसको कहते हैं। और गण और संघ का क्या मतलब है? जहाँ पीपल्स रूल। गण मतलब पीपल और संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। तो उसमें एग्जाम्पल है वज्जी, जहाँ द राजाज कंट्रोल रिसोर्सेज, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल द रिसोर्सेज। महाजनपदा में सारे जो रिसोर्सेज थे वो एम्परर के अंडर में आते थे। तो उसमें हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ स्टेट्स। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अर्ली राइटर्स एंड प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस फॉर द ग्रोथ ऑफ मगध पावर। यहाँ हमने पढ़ लिया रीजंस वाई 6th सेंचुरी इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ लिए, महाजनपदास। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास में जो सबसे इंपॉर्टेंट उस समय का माना जाता है मगध, वो क्यों था सबसे इंपॉर्टेंट, वाई वॉज इट, व्हाट वॉज द रीजन फॉर इट्स ग्रोथ। आप पेज 31 पे देखिएगा, क्वेश्चन भी है, वाई मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास अमंग द 16, विच इज अगेन आई वुड रिपीट कि मगध इज द प्रेजेंट डे बिहार। अब इसमें रीजन देख लेते हैं, इट नॉट लेस देन 5 and 6 रीजन। मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से सबसे पहला जो रीजन था वो था प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ड्यू टू मेजर रिवर गंगा। गंगा के किनारे बसा है पटना, आपको पता है, जो आज का बिहार, पटना पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी उस समय भी। तो मगध जो था, पहले मगध कहलाता था, पटना ये बिहार नहीं कहलाता था, पहले मगध कहलाता था। तो मगध जो है वो पूरा गंगा किनारे बसा हुआ है, तो नेचुरली इजी सोर्स ऑफ वाटर,
उस वजह से अच्छा एग्रीकल्चर, आप गैंजेटिक प्लेन, उसको नॉर्दर्न गैंजेटिक प्लेन कहा भी जाता है उस एरिया को। सेकेंड वॉज एक्सेसिबल आयरन माइंस। आज का जो झारखंड है वहाँ पे अभी भी आपको पता है उस पूरे एरिया, दैट एरिया इज रिच फॉर माइंस, खास करके आयरन माइंस वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो दीज आयरन माइंस प्रोवाइडेड टूल्स एंड वेपन्स टू मगध। तो मगध को अपने लड़ने के लिए या अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए टूल्स या वेपन्स का जो सोर्स था आयरन, वो कहाँ से मिलता था? उन्हीं के एरिया में, जो अंडर, जो आज प्रेजेंट है झारखंड है, वो उस समय उन्हीं के अंडर में आता था। थर्ड वॉज एलिफेंट फाउंड फ्रॉम सेम रीजन। झारखंड से एक और चीज़ क्या इनको मिलती थी आर्मी में यूज़ करने के लिए? एलिफेंट्स पे बैठ के ये लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, जितने भी वॉर्स थे। उसके बाद गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। गंगा नदी जो थी, एक तो सिंचाई के लिए पानी देती थी, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा क्या था? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उससे आना जाना। रिवरीन थी, पूरी रिवर पे शिप या छोटी शिप या आप बोट्स लेके आप आना जाना कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन बहुत ईजी था। उसके बाद उस ज़माने के जो राजा हुए, जितने राजाओं के नाम मैंने लिए, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महापद्मानंद हो, चाहे अशोका हो, ये सारे राजा जो थे ये बहुत एम्बिशियस और रूथलेस थे। दे वर नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, दे वर वेरी एम्बिशियस। ये लोग ये एम्बिशन रखते थे कि हमें पूरे एरिया को जीत के सबसे स्ट्रांग बनना है। तो वो जो कन्विक्शन उनकी थी या उनकी जो इच्छा थी, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर मगध टू बिकम पावरफुल। मगध को पावरफुल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था उनकी जो मंशा थी, जो राजाओं की पॉलिसी ऑफ किंग्स, दे वर वेरी रूथलेस एंड एम्बिशियस। और ये किसने लिखा है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला है हमें और जैना टेक्स्ट में। एग्जाम्पल अगेन आई रिपीट, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मानंद, ये जितने भी लोग थे, दे ऑल वर वेरी स्ट्रॉन्ग किंग्स। उसके बाद एक और रीज़न यहाँ पे आ जाता है, दे आर एफिशिएंट मिनिस्टर्स। ये ना सिर्फ राजा स्ट्रॉन्ग थे, राजा के जो मंत्री थे, जिसमें दो मंत्री का या दो जो मिनिस्टर्स था उनका बार बार नाम आता है। एक थे जो महापद्मानंद के समय में थे, मुद्रा राक्षस, और दूसरे जो थे चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट उनका रोल माना जाता है। तो जो एफिशिएंट मिनिस्टर की वजह से भी ये जो किंगडम्स थे, ये एम्पायर्स जो थे, वो स्ट्रॉन्ग हुए, क्योंकि वो हमेशा एडवाइज करते थे स्टेट पॉलिसीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके वो अच्छे से स्टेट पॉलिसीज़ बनाते थे, राजा को एडवाइस किया करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी उसकी मदद करते थे। अब हम मगध के थोड़ा सा मगध पे कंसंट्रेट करते हैं। कैपिटल ऑफ मगध क्या था? मैंने पहले भी बताया आपको। कैपिटल ऑफ मगध, पहला ओल्ड कैपिटल जो था उसको राजगाह कहते थे प्राकृत में, और संस्कृत में उसको राजगृह करते थे। आज उसका नाम है राजगीर, पटना के पास है, पटना यानी पाटलिपुत्र। जो वो ओल्ड कैपिटल फोर्थ सेंचुरी से पहले था। अब न्यू कैपिटल 4th सेंचुरी BCE में बना, जिसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र। उसका प्रेजेंट नेम है पटना, विच इज़ अलोंग गंगा रिवर। पटना शहर जो है पूरा, आप देखेंगे सिटी पूरी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद उसका फीचर क्या था मगध कैपिटल का? इट वॉज फोर्टिफाइड। अगर आप पिक्चर में अपने देखें बुक में, तो उसमें आप रेफरेंस में देखेंगे कि उसमें पूरा अभी भी उसका रिमेन्स मिला है। पूरा कैपिटल को फोर्टिफाई करके रखते थे जो एम्परर्स थे। उसके बाद ये क्यों फोर्टिफाई करते थे? वॉल्स वर बिल्ड टू फोर्टिफाई द कैपिटल ऑफ मगध, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए। उसके बाद मगध वॉज अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE। बिफोर क्राइस्ट 321 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग एम्पायर और किंग ऑफ मगध। मौर्य डायनेस्टी 150 ईयर्स ऑफ रूल था उसका, मौर्य डायनेस्टी का। इसमें 3 राजा हुए मेन, एक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे अशोका। और इनका स्ट्रेच कितना था एम्पायर का स्ट्रेच? फ्रॉम अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान, यानी और फ्रॉम अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट में, और फ्रॉम कलिंगा दैट इज़ प्रेजेंट डे उड़ीसा अंडर अशोक। तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से शुरू होते हुए कलिंग तक यानी उड़ीसा तक, अटक से कटक एक आप कह सकते हैं एक तरह से। इट इज़ नॉट सेड बट देन अटक इज इन दैट एरिया इन प्रेजेंट अफगानिस्तान एरिया, अफगानिस्तान बलूचिस्तान एरिया, एंड कटक इज इन उड़ीसा एज यू नो। तो एक तरह से कह सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान से लेके
दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट से लेके आपका कलिंगा अंडर, दैट इज़ उड़ीसा अंडर अशोका। अशोका ने सबसे ज़्यादा उसको मगध एम्पायर को फैलाया था या उसको एक्सटेंड किया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।